नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन 108 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से गतिमान एक स्पोर्ट कार दौड़ के मैदान में 15 मिनट में एक चक्कर पूरी करती है। उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए ताकि वह 9 मिनट में एक चक्कर पूरी कर ले। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं कि जिस दूरी को कार पहले 15 मिनट में तय कर रही थी, उसी दूरी को 9 मिनट में तय करने के लिए स्पीड को हमें कितना बढ़ाना होगा। यानी यहाँ डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा डिस्टेंस फिक्स हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होता है। अब देखिए यहाँ में क्वेश्चन में दोनों टाइम दिया हुआ है। पहले जो है टाइम कितना लग रहा है, पहले टाइम लग रहा है 15 मिनट का, और बाद में टाइम कितना लग रहा है 9 मिनट का। तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालेंगे तो देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 5 बार में, और 9 चला जाएगा 3 से 3 बार में। यहाँ से टाइम का रेशियो क्या निकल के गया, 5:3 निकल के आ गया। जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। यानी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:5। यानी पहले स्पीड अगर 3 यूनिट होगा तो अब स्पीड कितना रखना होगा, 5 यूनिट। यानी पहले की अपेक्षा स्पीड को हमने कितना से बढ़ा लिया, 2 यूनिट से। हमें जो है इस 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस 2 यूनिट का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले स्पीड कितना है, पहले स्पीड है 3 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में पहले का स्पीड कितना दिया, 108 किलोमीटर पर घंटा। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 108 किलोमीटर पर घंटा दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36 किलोमीटर पर घंटा। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमें स्पीड को 72 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ाना होगा, तब जाके पहले जिस दूरी को 15 मिनट में तय कर रहा था उस दूरी को 9 मिनट में तय कर लेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 72 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 PM सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 PM गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। हमसे पूछ क्या रहे, पुलिस जीप की न्यूनतम चाल पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि चोर जो है 8:15 PM में चोरी कर रहा है और पकड़ा कब जा रहा है, पकड़ा जा रहा है 9 PM में, पकड़ा जा रहा है 9 PM में। तो देखिए चोर जो है कितना समय के लिए भागा होगा, चोर जो है कितना समय के लिए भागा होगा, 45 मिनट के लिए। चोर जो है 45 मिनट के लिए भागा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि पुलिस को सूचना कब दी जा रही है, पुलिस को सूचना दी जा रही है 8:30 PM में। पुलिस को सूचना दी जा रही है 8:30 PM में, और पुलिस जो है चोर को कब गिरफ्तार करी, 9 PM में। चोर को कब गिरफ्तार करी, 9 PM में। यानी जिस दूरी को चोर जो है 45 मिनट में तय किया था, उस दूरी को पुलिस कितना मिनट में तय करी, उस दूरी को पुलिस जो है 30 मिनट में तय करी। अब देखिए यहाँ दूरी क्या है, सेम है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया कि जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होता है। तो देखिए हमें टाइम पता है तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालेंगे तो देखिए चोर को कितना समय लग रहा है, चोर को समय लग रहा है 45 मिनट का। चोर को समय लग रहा है 45 मिनट का, तो पुलिस को कितना समय लग रहा है, 30 मिनट का समय लग रहा है। पुलिस को 30 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से हमारा मिनट से मिनट कट जाएगा। हम इसे 15 से काटेंगे तो ये हमारा 15 से जाएगा 3 बार में, और ये हमारा 15 से चला जाएगा 2 बार में। अब देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम के रेशियो का उल्टा। यानी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:3। यानी चोर का स्पीड अगर 2 यूनिट होगा तो पुलिस को अपना स्पीड कितना रखना होगा, 3 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में चोर का स्पीड कितना दिया, 60 किलोमीटर पर घंटा। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर घंटा दिया। देखिए 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा,
90 किलोमीटर पर घंटा, यानी पुलिस जीप का न्यूनतम स्पीड कितना होना चाहिए 90 किलोमीटर पर घंटा, तब जाके चोर को 9 PM में गिरफ्तार कर पाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 90 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी की धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जलयान और नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे जलयान और नदी की धारा की चाल पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो धारा की दिशा का और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड निकल के आएगा। अब देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए हमने मान लिया कि नाव का जो स्पीड है, x किलोमीटर पर घंटा है, और धारा का जो स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर जा रही है, तो हम यहाँ से धारा की दिशा का स्पीड निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी में हम समय से भाग देंगे स्पीड निकालने के, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर, यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 8 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करिए। तो देखिए हम यहाँ से अगर धारा के विपरीत दिशा का स्पीड निकालेंगे तो धारा के विपरीत दिशा का स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ से हम निकालेंगे तो दूरी में समय से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन निकल के आ गया, तो हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल सकते हैं, यानी हम नाव का स्पीड और धारा का स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारा प्लस का y और माइनस का y आपस में कट देगा, ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ अगर x का वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा x कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा। इस 5 किलोमीटर पर घंटा को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर पर घंटा में से 5 किलोमीटर पर घंटा माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5 किलोमीटर पर घंटा और 3 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 11 है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछ रहे हैं। आप देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में x माइनस 1/x इक्वल टू क्या दिया है 11 दिया है, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए हम इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 11 का क्यूब करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 3 गुने 11, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकल के आ जाएगा। अब देखिए 11 का क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 प्लस हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे 11 में तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें 33 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1364, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1364 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई का मान है। हमसे पूछ क्या रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई पूछ रहे हैं। अब देखिए हम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ एक्स वाई और जेड का वैल्यू कुछ मान सकते हैं। अब देखिए हम एक्स वाई और जेड का वैल्यू कुछ वैसा रखेंगे ताकि ऐड करने पर हमारा 0 निकल के आ जाए, लेकिन यहाँ बट्टे में हमारा 0 ना बने। अगर बट्टे में 0 बन जाएगा तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ अगर पुट कर लें x इक्वल टू हम पुट कर लें 1, y इक्वल टू पुट कर लें 1,
और z इक्वल टू पुट कर ले -2। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ अगर x y और z का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे हमारा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। अब देखिए 6 को 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई का मान क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के कोनों को छोटे से बड़े क्रम में सजाएं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कोनों के माप छोटे से बड़े क्रम में। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जिस भुजा की लंबाई सबसे बड़ी होती है उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है, और जिस भुजा की लंबाई सबसे छोटी होती है उसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। तो देखिए सबसे छोटी भुजा कौन सी है 7 सेंटीमीटर, यानी इसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा, यानी सी सबसे छोटा होगा, सी जो होगा वो सबसे छोटा होगा। उसके बाद 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से बड़ा क्या है 8 सेंटीमीटर, तो देखिए 8 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण बी उससे बड़ा होगा। उसके बाद सबसे बड़ा भुजा क्या है 9 सेंटीमीटर, यानी इसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, यानी उसके बाद क्या होगा ए होगा। यानी यहाँ से हमारा क्रम में क्या निकल के आ गया कि सबसे छोटा कोण सी होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ए होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया सी बी ए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, विकर्ण ए सी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, विकर्ण ए सी पर शीर्ष बी तथा डी से डाले गए लंबों का योग 10 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आप देखिए हमें क्वेश्चन में एक चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज ए बी सी डी। हमें क्वेश्चन में एक चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज ए बी सी डी, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में विकर्ण ए सी की लंबाई दिया है। हमें क्वेश्चन में विकर्ण ए सी की हमें लंबाई कितना दिया 24 सेंटीमीटर दिया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया विकर्ण ए सी पर शीर्ष बी तथा डी से डाले गए लंबों का योग दिया 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ अगर लंब डालेंगे शीर्ष डी से ए सी पर लंब डालेंगे तो यहाँ जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। इस बिंदु को हम मान लेते हैं एम। अब देखिए बी से अगर हम इस पे लंब डालेंगे, बी से इस पे लंब डालेंगे तो यहाँ जो हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। इस बिंदु को हम मान लेते हैं एन, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ हमारा 2 त्रिभुज बन गया, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड करेंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए ए बी सी, इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा बी एन हो जाएगा, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा, और यहाँ दोनों का आधार क्या होगा ए सी होगा। तो हम यहाँ अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, हम यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा ए सी, आधार हो जाएगा ए सी, ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हमारा हो जाएगा बी एन, ऊंचाई हमारा हो जाएगा बी एन प्लस 1/2 गुणे इसका भी हमारा आधार क्या होगा ए सी गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1/2 गुणे ए सी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा अंदर क्या बच जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा बी एन प्लस डी एम। अब देखिए बी एन हमारा क्या है लंब है, और डी एम भी क्या है लंब है, और दोनों लंबों का योग हमें क्या दिया 10 सेंटीमीटर दिया, यानी हम इसके जगह 10 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं।
और हमें क्वेश्चन में AC की लंबाई क्या दी 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 गुने 24 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 10 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। हम यहाँ 24 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120, यानी यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले घन का भुजा निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में घन का आयतन दिया हुआ है। तो देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू। हमें घन का आयतन कितना दिया, यानी ए क्यू हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा ए क्या हो जाएगा, 64 हमारा किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, यानी ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे भुजा का, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 गुने 4 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 96, यानी यहाँ से हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 6160 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आधार का त्रिज्या दिया हुआ है। हमें त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में बेलन का आयतन दिया है। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और हमें क्वेश्चन में आयतन क्या दिया, यानी इसके बराबर दिया हुआ है 6160 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हम यहाँ पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा एच यानी बेलन का ऊंचाई निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर, 14 गुने एच इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6160। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। हम इसे 14 से काटेंगे तो ये 14 से जाएगा 14 चौका 56, हाथ में 5, ये हमारा हो जाएगा 56। फिर से जाएगा 4 बार में, 1 0 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 22 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 44 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 10 बार में, यानी यहाँ से हमारा ऊंचाई क्या निकल के आ गया, ऊंचाई निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 गुने, ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर गुने हाइट कितना निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से 14 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 44 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 88 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक थैले में 5 लाल गेंदे, 7 पीली गेंदे एवं 3 गुलाबी गेंदे हैं। यदि थैले में से 2 गेंदे एक के बाद दूसरी अदृश्य निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद लाल रंग की तथा दूसरी गेंद पीली रंग की हो। हमसे पूछ कर प्रायिकता पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया हुआ है, 5 लाल 7 पीली और 3 गुलाबी, यानी टोटल गेंद कितना दिया 15 गेंद दिया हुआ है, जिसमें से 2 गेंद चुना जा रहा है, एक के बाद एक चुना जा रहा है, यानी पहला गेंद चुना जाएगा उसके बाद दूसरा गेंद चुना जाएगा। तो देखिए 15 में से पहला गेंद चुना जाएगा तो बच कितना जाएगा 14 गेंद, उस 14 गेंद में से दूसरा गेंद एक चुना जाएगा, यानी यहाँ से कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम हो जाएगा 15C1 गुने 14, 15 में से एक निकाल लेंगे तो 14 बच जाएगा, 14C1। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 गुने 14, यानी कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा
कुल संभव परिणाम हो जाएगा 15 गुणे 14। अब देखिए जो दो गेंद चुना जा रहा है उसमें से पहला गेंद लाल रंग का होना चाहिए और दूसरा पीला रंग का, तो कुल अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? लाल गेंद कितना है 5 है और पीला गेंद कितना है 7 है, यानी यहाँ से कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 5C1 गुने 7C1। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुने 7। अब देखिए हमसे पूछ के रहे प्रायिकता पूछ रहे, तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हमसे पूछ रहे प्रायिकता, तो प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रायिकता निकालने के लिए कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देते हैं तो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाता है। कुल अनुकूल परिणाम क्या है? 5 गुने 7 है। कुल संभव परिणाम क्या है? कुल संभव परिणाम है 15 गुने 14। अब देखिए 7 से 14 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 5 से अगर 15 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। अब देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/6। यानी यहाँ से प्रायिकता क्या निकल के आ गया? प्रायिकता निकल के आ गया 1/6। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 1/6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।